एवरीवन, उत्तर लेक्चर नंबर 5। अभी तक हम मध्यकालीन कला और जो ऐतिहासिक हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री की कला थी, जिसमें हमने मौर्य कला, गुप्त कला ये सब पढ़ी थी। फिर हमने मध्यकालीन जो कला थी उसमें सल्तनत कला और मुगल कला का अध्ययन किया। और अब हम पेश करेंगे आधुनिक कला यानी कि मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर। मॉडर्न आर्ट एंड कल्चर में सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही फेमस काशी विश्वनाथ मंदिर की। काशी विश्वनाथ मंदिर, ये नाम से पता चल गया होगा। काशी हम वाराणसी को बोलते हैं, बनारस, काशी, वाराणसी सब एक ही बात है। सो काशी विश्वनाथ मंदिर जो बना है वो नागर शैली में बना है। लेकिन एक बात बता दूं आपको, हम ये नहीं कह सकते कि यह मंदिर पूरी तरह से नागर शैली में बना है, क्योंकि नागर शैली में जो मंदिर है उसके ऊपर यह गुंबद नहीं होता, यानी कि डोम नहीं होता। इसमें तो डोम भी है, सोने का डोम है, लेकिन यही इसकी एक विशेषता है कि यह नागर शैली का मंदिर है लेकिन डोम के साथ है। पर अगर कोई पूछे कि भाई काशी विश्वनाथ मंदिर में शैली कौन सी है, तो आंसर है नागर शैली। उत्तर भारत के जो मंदिर हैं वो नागर शैली में बने हैं। दक्षिण भारत के मंदिर जो है जनरली द्रविड़ शैली में बने हैं। और जब नागर और द्रविड़ आपस में मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं वेसार शैली। तो नागर शैली क्या है, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं, पहले एक बार काशी विश्वनाथ मंदिर के बारे में देख लेते हैं। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। काशी विश्वनाथ मंदिर ये पहला मंदिर है जिसका जिक्र हमारी पुराना ग्रंथ स्कंद पुराण में किया हुआ है। याद रखिए, स्कंद पुराण में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र है। जो औरंगजेब राजा था उसने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था 1669 में। इतना ही नहीं, बहुत सारे राजाओं ने समय समय पे इस मंदिर को ध्वस्त किया। औरंगजेब ने इसकी जगह एक मस्जिद बनवा दी थी जिसका नाम था ज्ञानवापी मस्जिद। मैं रिपीट करता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद। यह नाम बहुत इंपॉर्टेंट है कि औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ के कौन सी मस्जिद बनवाई। आंसर है ज्ञानवापी मस्जिद। अभी का जो मौजूदा आप टेंपल देख रहे हो, ये फोटो में जो टेंपल देख रहे हो, ये जो मौजूदा अभी जो टेंपल है, प्रेजेंट टेंपल, ये बना था 1778 में। इसको बनवाया था महारानी अहिल्या बाई होलकर ने, जो इंदौर की महारानी थी। मैं रिपीट करता हूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। काशी विश्वनाथ मंदिर को बनवाया महारानी अहिल्या बाई होलकर, इंदौर की थी। उसके बाद 1839 में, जब इस मंदिर को बने हुए काफी टाइम हो गया था, 1839 में जो पंजाब के महाराजा थे, महाराजा रंजीत सिंह जी, उन्होंने 1000 किलो सोना दान दिया, डोनेट करा, जिससे इसका मंदिर का जो गुंबद है उसकी गोल्ड प्लेटिंग की गई। ये आप देख रहे हो फोटो में, ये मंदिर में जो बीच में ये गुंबद है, इस पे ये सोने की जो छतर चढ़ी हुई है, ऊपर सोने की प्लेटिंग करी हुई है। ये सोना 1000 किलो का था और ये गिफ्ट किया था, डोनेट किया था महाराजा रंजीत सिंह, जो पंजाब के महाराजा थे। अब ये नागर शैली क्या है? देखिए, जो नागर शब्द है ये बना है नगर से। सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इन्हें नागर की संज्ञा प्रदान की गई। नागर शैली कहां से कहां तक है? हिमालय से लेके विंध्या पर्वत तक। विंध्या पर्वत, अगर आप भारत का नक्शा मैं आपको बनाऊं तो ये अगर मान लेते हैं दक्षिण भारत है, तो यहां विंध्या के पहाड़ बिल्कुल बीच में है। विंध्या और उसके नीचे आते हैं सतपुरा मध्य प्रदेश में। तो ये जो पहाड़ हैं, और बिल्कुल उत्तर भारत से स्टार्ट कर दो हिमालय से, तो यानी कि ऑलमोस्ट पूरा उत्तर भारत ही हो गया। नागर शैली का प्रसार हिमालय से लेकर विंध्या पर्वत माला तक देखा जा सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार नागर शैली के मंदिरों की पहचान आधार से लेकर सर्वोच्च अंश तक इसका चतुष्कोण होना है। विकसित नागर मंदिर में गर्भगृह उसके समक्ष क्रमशः, मतलब जो एक के बाद एक, सबसे पहले अंतराल, फिर मंडप, फिर अर्धमंडप प्राप्त होते हैं। एक ही कक्ष पर एक दूसरे से संलग्न इन भागों का निर्माण किया जाता है। मैं इसको डायग्राम से दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये नागर शैली है। इसमें मंदिर जो होगा, नागर शैली का मंदिर, उसका दरवाजा पूर्व की तरफ होगा, ईस्ट। नागर शैली के मंदिरों का दरवाजा पूर्व की तरफ होता है। जब आप मंदिर में घुसेंगे तो सबसे पहले आता है अर्धमंडप, फिर आता है मंडप, फिर महामंडप। इनका मतलब क्या है?
अर्धमंडप होता है जो मंदिर के अंदर जाने का रास्ता है, उसे हम बोल देते हैं अर्धमंडप। फिर जो थोड़ा बहुत एक बैठने की जगह आती है उसे बोलते हैं मंडप। और अगर कोई बैठने की जगह बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल है, जहां पे कई सौ लोग बैठ सकते हैं, तो उसको बोलते हैं महामंडप। उसके बाद एक छोटा सा एरिया आता है जो जहां जिस कक्ष में मूर्ति रखी होती है, जिसे बोलते हैं गर्भगृह। मैं रिपीट करता हूं, अगर क्वेश्चन आए कि मंदिर में मूर्ति कहां रखी होती है, तो आंसर है गर्भगृह में। और गर्भगृह को मंडप से या महामंडप से सेपरेट करता है अंतराल। अंतराल मतलब एक डिस्टेंस होता है जो महामंडप या मंडप और गर्भगृह के बीच में होता है। जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर शिखर होता है मंदिर का, और शिखर के साथ साथ कुछ छोटे शिखर भी हो सकते हैं जिन्हें हम बोलते हैं उपशिखर। उपशिखर या शिखर बोल सकते हो, या आप इन्हें उरु श्रृंग बोल सकते हो। जो छोटे शिखर होते हैं, एक तो बड़ा शिखर होता है जिसे आप यहां देख रहे हो, उसके ऊपर एक ये वर्ताकार यानी सर्कुलर राउंड गोल गोल एक आकृति मिलेगी जिसको बोलते हैं अमालक, और सबसे ऊपर होता है कलश। सबसे ऊपर कलश। मंदिर जो बना होता है, मंदिर की नींव को बोलते हैं अधिष्ठान, मंदिर की जो नींव है। और जो ऊपर चबूतरा होता है जिसके ऊपर मंदिर बना है उसे बोलते हैं जगती। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो नागर शैली है ये कई तरह के मंदिरों में देखी जा सकती है। उत्तर भारत के ज्यादातर मंदिर जो है वो नागर शैली में बने हैं, जैसे खजुराहो मंदिर इत्यादि। मैं एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूं। मंदिर की नींव को बोलते हैं अधिष्ठान, यानी कि मंदिर का जो बेस है, जो नींव है, उसके ऊपर जो उठा हुआ एरिया होता है जिसके ऊपर मंदिर बनता है, जो चबूतरा है या जो उठा हुआ एरिया है जिसे रेज्ड प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उसको बोलते हैं जगती। और जहां मूर्ति रखी जाती है उसे बोलते हैं गर्भगृह। और उसके ऊपर शिखर होता है एक बड़ा, उसके साथ साथ छोटे छोटे शिखर हो सकते हैं जिन्हें बोलते हैं उरु श्रृंग या उपशिखर भी बोल सकते हैं। ऊपर एक गोल गोल आकृति होती है, वृत्त वर्ताकार यानी अमलक बोलते हैं इसे, और सबसे ऊपर कलश रखा होता है। मंदिर में आने का रास्ता है अर्धमंडप, फिर होता है मंडप, फिर होता है महामंडप। याद रखिए, जरूरी नहीं है कि हर मंदिर में ये सारी चीजें हो। कईयों में ऐसा होगा कि आपको सिर्फ मंडप होगा एक, और मंडप के बाद सीधा ये गर्भगृह होगा और ऊपर उपशिखर नहीं होंगे। तो अलग अलग इनमें वैरायटी देखी जा सकती है। कई बार जो रास्ता है वो छोटा होता है, कई बार आपको ये अंतरा नहीं मिलेगा, कई बार आपको मिलेगा कि मंडप के बाद सीधा गर्भगृह आ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें थोड़े थोड़े परिवर्तन किए जा सकते हैं। जैसे अब यहां पे देखिए, ये मंदिर जो है इसमें आप यहां से अंदर आए ऐसे, ठीक है, और जो रास्ता है वो पूर्व की तरफ खुलेगा, ईस्ट की तरफ खुलेगा। फिर आप अंदर आ गए पूर्व दिशा से मंदिर में, और फिर अर्धमंडप आया, ठीक है। आप यहां से अंदर आए लाइन बना के, फिर मंडप में आप बैठ गए। इसमें कोई महामंडप नहीं है, सिर्फ मंडप ही है, बस यहां पे आप बैठ सकते हो। उसके बाद ये गर्भगृह है जहां पे मूर्ति रखी गई है, और इसको हम अंग्रेजी में सैंक्टम सैंक्टोरम भी बोलते हैं। SANCTUM, सैंक्टम सैंक्टोरम, SANCTORUM। सैंक्टम सैंक्टोरम मतलब गर्भगृह, और उसके ऊपर ये शिखर है, ये फिर है अमलक गोल गोल, और सबसे ऊपर है कलश। तो ये नागर शैली जो है ये समझनी उतनी कठिन नहीं है। नागर शैली की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। पंचायतन शैली। पंचायतन शैली मतलब ये होता है कि एक तो मेन जो मंदिर होता है वो, और उसके चारों तरफ चार छोटे छोटे मंदिर बन जाते हैं, और बीच में एक बड़ा मंदिर होता है। इसको बोलते हैं पंचायतन शैली। यानी 5 मंदिर बना देते हैं, लेकिन जो मेन होता है वो बीच में होता है और 4 उसके आसपास होते हैं। जगती। जगती हमने देख लिया है। जगती होता है एक रेज्ड प्लेटफॉर्म, एक उठा हुआ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर मंदिर बनता है। अधिष्ठान होता है मंदिर का नींव, सबसे नीचे का जो हिस्सा होता है। गर्भगृह जो होता है मंदिर का, उसके बाहर आमतौर पर गंगा और यमुना की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। मुख्य देवी देवता कक्ष जिसको हम गर्भगृह बोलते हैं, उसके सामने आपको एक मंडप या हॉल मिलेगा। यहां पे अर्धमंडप, मंडप और महामंडप मिल सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जलाशय की अनुपस्थिति। इन मंदिरों में कोई भी पानी का स्रोत नहीं मिलेगा, जलाशय नहीं होगा, कोई जलाशय अनुपस्थित होगा। यह एक बहुत बड़ा डिफरेंस है द्रविड़ में और नागर शैली में। द्रविड़ के मंदिरों में जो जलाशय था उसकी उपस्थिति होती थी। मंदिर का जो आधार है वो ऊंचा होता है। बरामदा, मंडप, हॉल, बरामदा भी बोल सकते हो आप इसे, ये स्तंभों पर टिका होता है। ये एक और इंपॉर्टेंट फीचर है कि बरामदा जो है वो स्तंभों पर टिका होता है, और शिखर के अलावा यहां पे उपशिखर भी हो सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इन मंदिरों में 4 दीवारी या द्वार अनुपस्थित होते हैं। अगर आप ये देखें मंदिर में तो कोई 4 दीवारी नहीं है, कोई 4 दीवारी यहां पे नहीं है, और मंदिर में घुसने का एक गेट नहीं है, कोई द्वार नहीं है। तो इन सब चीजों से उसको अलग कर सकते हैं हम नागर शैली और वेसार शैली से।
ये है त्रिरत्न शैली, जिसमें तीन हम मूर्ति रखते हैं, मतलब तीन उसमें मंदिर होते हैं एक तरह से। और ये है पंचरत्न, जिसमें 5 मंदिर होते हैं, मुख्य वाला जनरली जो बीच में होता है। इसके बाद हम देखते हैं अवध की स्थापत्य कला। अब हमने जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, नागर शैली वगैरह देख लिया, और इसमें बस इतना ही आपको देखना है। लेकिन अवध एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा रहा है उत्तर प्रदेश का शुरू से ही, तो अवध की स्थापत्य कला पे हम डिटेल में स्टडी करेंगे इसको। ये उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, अवध। इससे पहले मैं आपको बताऊं अवध की स्थापत्य कला, क्या आपको यह पता है अवध कौन सा इलाका था? देखिए, अवध जो है, ये जो सेंटर उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का जो बीच का हिस्सा है, मध्य, उसको बोलते थे। अवध की राजधानी लखनऊ थी, तो लखनऊ और उसके आसपास के एरिया को हम अवध बोलते थे। स्वतंत्रता से पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध बोला जाता था। इसकी कैपिटल लखनऊ थी और यहां पे अवधी भाषा बोली जाती थी। जो अवध वंश था, उसकी जो नींव रखी, आधारशिला रखी, वो रखी सादत खान बुरहानुल मुल्क नवाब ने। मैं रिपीट करता हूं, सादत खान बुरहानुल मुल्क नवाब ने। आपने जरूर सुना होगा कि लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, क्योंकि यहां पे अवध वंश का राज था। ये वही लिखा है मैंने यहां पे कि अवध जो है ये मध्य उत्तर प्रदेश में था, सेंट्रल उत्तर प्रदेश में। इंडिपेंडेंस से पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध, कैपिटल लखनऊ, डायलेक्ट अवधी, अवधी भाषा यहां पे बोली जाती थी। इन सुल्तान का नाम याद रखिए जिन्होंने शुरू किया था ये वंश, सादत खान बुरहानुल मुल्क नवाब। अगर हम मैप पे देखें कि एरिया कौन सा है, तो ये जो सबसे आगे वाला एरिया है, आगरा, मथुरा, सहारनपुर, और ये पश्चिम उत्तर प्रदेश का काफी सारा एरिया दिल्ली से लगता हुआ, ये है ब्रज। बीच वाला जो है इसे बोलते हैं अवध, और फिर पूर्वांचल ऊपर ये इस तरफ जो पूर्व की तरफ है, नीचे ये बुंदेलखंड, और झारखंड और छत्तीसगढ़ की तरफ बागेलखंड। ये उत्तर प्रदेश को हम इस तरह से भी देख सकते हैं। तो हम इस एरिया पे फोकस करेंगे, अवध, अवध की स्थापत्य कला पे फोकस करेंगे। याद रखिए, जो चौथे नवाब थे जिनका नाम था असाफुद्दौला, असाफुद्दौला चौथे नवाब थे अवध वंश के। इन्होंने जो राजधानी थी वो फैजाबाद उत्तर प्रदेश में लखनऊ में शिफ्ट कर दी थी। यानी पहले फैजाबाद में थी राजधानी, फैजाबाद से शिफ्ट करके लखनऊ में शिफ्ट हो गई थी, यानी राजधानी लखनऊ बना दी थी इन्होंने, नवाब असाफुद्दौला ने। इनका जब राज था, इनका जब शासन था, तो इन्होंने 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनवाई। एक था असाफी इमाम बाड़ा, इनका नाम था असाफ उद्दौला, तो असाफ से बना असाफी, असाफी इमाम बाड़ा, और दूसरा रूमी दरवाजा। ये आज लखनऊ की बहुत इंपॉर्टेंट इमारतें हैं। हालांकि एक बात याद रखिए, असाफी इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा इन्होंने खुद नहीं बनवाया था, इनके दीवान ने बनवाया था। इनका जो दीवान था, यानी अवध का दीवान, वो थे राजा तिकैत राय नवाब, राजा तिकैत राय नवाब वजीर, ये थे अवध के दीवान। लेकिन क्योंकि इन्हीं के राज में बना, तो हम श्रेय हमेशा देते हैं नवाब को। तो नवाब असाउद्दौला ने ही बनवाए, हम ये कह सकते हैं, असाफी इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजा। हालांकि वास्तव में ये बनवाए थे दीवान ने, जिनका नाम था राजा टिकैत राय नवाब वजीर। अब जो लखनऊ आर्किटेक्चर है, अवध आर्किटेक्चर, इसका बहुत ही अलग चीजें क्या हैं? हमने इतने सारे अभी तक स्थापत्य कला पढ़ ली, इतना आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया, तो अवध वाले में ऐसा अलग क्या है? बहुत चीजें अलग है। सबसे पहले ये फोटो देखो, ये अवध का जो एक इमारत है, जब आप इसके अंदर जाओगे तो गेट पे आपको मछली मिलेंगी, दो मछली। और आपने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसमें भी देखा होगा 2 मछली हैं, तो वो यहीं से आई थी। अवध के राजाओं का जो चिन्ह था वो था मछली। तो अवध की जो भी इमारतें होती हैं उनमें जब आप गेट पे एंटर करोगे, जब आप गेट से अंदर घुसोगे, तो गेट के ऊपर आपको 2 मछलियां दिखाई देंगी, ये अनिवार्य है। मछली को बहुत ज्यादा शुभ माना जाता था, ऑस्पिशियस, पूजनीय माना जाता था, होली, पवित्र, पाक माना जाता था। और इसीलिए इसको एक डेकोरेटिव मोटिव, खास तौर पर गेट्स पे इसको एक अलंकरण की तरह यूज किया जाता था। इसके अलावा छतर, यानी कि एक तरह से अम्ब्रेला जो होता है, उसका इस्तेमाल छतर मंजिल पर किया जाता था। छतर। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। जो बारादरी है वो भी होती थी। 12 दरी मतलब होता है 12 दरवाजे। तो 12 दरवाजों वाला गुंबजदार इमारतें जनरली होती थी लखनऊ के अंदर, लखनऊ आर्किटेक्चर। इसमें कई बार इमारतों में बाग भी बने होते थे, जैसे सिकंदर बाग एग्जाम्पल दिया यहां पे। रूमी दरवाजा बिल्कुल अवध आर्किटेक्चर में बनाया हुआ है। जो हॉल होते थे वो गुंबददार होते थे, जैसे कि असाफी इमाम बाड़ा। यहां पे देखिए, ये है भूल भुलैया।
अवध आर्किटेक्चर या लखनऊ आर्किटेक्चर में जो भी इमारतें बनी उनमें भूल भुलैया बनाया जाता था। अगर आपको अच्छे से दरवाजे वगैरह नहीं पता तो आप इनमें आसानी से खो जाएंगे। अंग्रेजी में इनको बोलते हैं लेबिरिंथ, हिंदी में भूल भुलैया। ये अवध की ज्यादातर इमारतों में मिलेगा। तो अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं? लेबिरिंथ, हिंदी में भूल भुलैया। ये किसी और आर्किटेक्चर में हमने नहीं देखा अब तक भूल भुलैया, सिर्फ अवध आर्किटेक्चर में। इसके अलावा तहखाना, तहखाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी इन इमारतों में। इन इमारतों को बनाने के लिए लखोरी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था, लखोरी ईंटों का। तो अगर कोई पूछे रूमी दरवाजा कौन सी ईंटों से बना है, तो आंसर है लखोरी ईंटों से बना है। अब एक एक करके अवध आर्किटेक्चर की, अवध स्थापत्य कला की हम सारे जो इमारतें हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बड़ा इमामबाड़ा की। बड़ा इमामबाड़ा, अवध का जो आर्किटेक्चर था उसमें तीन चीजें बहुत एक और निकल के आती हैं सामने। एक जो सबसे स्ट्राइकिंग चीज ये है कि कभी भी किसी चीज को बनाने में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। लोहा, आयरन, आयरन यानी लोहा, लोहे का जो लौह धातु है उसका इस्तेमाल नहीं किया अवध के नवाबों ने। यह एक बहुत ही ज्यादा विशेष चीज है अवध आर्किटेक्चर की। दूसरा, जो छतें होती हैं उनके ऊपर पैरापेट देखने को मिलता था। पैरापेट मतलब जो एक बार आपने ईंट लगा दी सारी, उसके ऊपर एक और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक और दीवार लगती थी इस तरह से, इसको बोलते हैं पैरापेट। और कोई भी इमारत है उसके कई दरवाजे होते थे, मल्टीपल एंट्रेंसेस। कई कई बार तो 12 दरवाजे होते थे जिन्हें बारादरी बोलते थे। सन 1784 में जो अवध है, यह बड़ा इमामबाड़ा क्यों बना यह बताता हूं। 1784 में अवध में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ा, खाने पीने की कमी हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं बचा। ना सिर्फ गरीब लोग बल्कि अमीर लोग भी गरीब हो गए। तब असाफुद्दौला जो थे उन्होंने एक आइडिया निकाला जिससे लोगों को रोजगार दिया जा सके। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा प्रेयर हॉल बनवाया जाए जहां पे लोग पूजा कर सकें, लखनऊ शहर के लिए जो अवध की कैपिटल थी, और वो सारे लोग मिलकर बनाएंगे। तो ये जो डिजाइन था बड़ा इमामबाड़ा का, ये क्रिएट किया था किफायतुल्लाह ने, जो कि एक दिल्ली के आर्किटेक्ट थे। किफायतुल्लाह, उन्होंने ये डिजाइन बनाया था। और सुबह से रात तक जो गरीब लोग थे, जो बहुत ही ज्यादा गरीब थे, जिनके पास बिल्कुल खाने पीने के लिए भी नहीं था, वो सुबह से रात तक इसका निर्माण करते थे। और जो अमीर लोग थे, कई बार राजा उन्हें बोल देता था कि तुम इसे रात को तोड़ दो। इस तरह से जो गरीब और अमीर दोनों, उनको राजा ने बिजी रखा, क्योंकि ये बहुत ही कठोर टाइम था, बहुत ही कठिन टाइम था। पर राजा ने सबको रोजगार दिया, खाना दिया। और जब ये फैमाइन यानी कि जब ये अकाल खत्म हुआ तो इतनी खूबसूरत हमारे सामने एक जो इमारत थी वो बनके पेश हुई, जिसका नाम है बड़ा इमामबाड़ा। ऐसा माना जाता है कि जो नवाब थे उन्होंने 20,000 लोगों को रोजगार दिया, 20,000 लोगों को काम पे लगाया कि बड़ा इमामबाड़ा उसको बनाया जाए। तो जो ऑर्डिनरी सिटीजन थे वो पूरे दिन काम करते थे और इसका ढांचा तैयार करते थे, और जो अमीर लोग थे, जो एलिट लोग थे, वो इसको रात को तोड़ देते थे। कई बार नहीं भी तोड़ते थे, तो धीरे धीरे ये बनता गया और फाइनली ये फिर मतलब ये नवाब जो थे उनका तरीका था कि कोई भी व्यक्ति बिना काम के नहीं रहना चाहिए। 11 साल तक जो अकाल था वो रहा, लेकिन जब 11 साल पूरे हुए तो एक बहुत ही खूबसूरत इमारत बनके सामने आई जिसका नाम था असाफी इमामबाड़ा। इमामबाड़ा मतलब यहां पे पूजा करते हैं लोग, इट्स अ प्लेस फॉर वर्शिप, प्रेयर हॉल है ये। और यहां पे जो शिया मुस्लिम है वो पूजा करते हैं, और ज्यादातर इसका इस्तेमाल होता है मुहर्रम के महीने में। मुहर्रम के महीने में जब शिया मुस्लिम शौक मनाते हैं तब इसका इस्तेमाल होता है। अब ये बाकी उनसे अलग कैसे है? ये जो इमामबाड़ा है, यहां पे लोग पूजा करते हैं, ये जो मुगल के टाइम की जो मस्जिद वगैरह थी उनसे कैसे अलग थी? देखिए, सबसे बड़ा फर्क ये है, इसमें कोई गुंबद नहीं है। आप देखिए, इसमें कोई भी केंद्रीय डोम, केंद्रीय गुंबद नहीं है। और दूसरा, इसमें मीनार नहीं है। ये जो आप इस डायग्राम में पीछे देख रहे हैं ये एक अलग मस्जिद है, इसकी बात नहीं हो रही। ये जो आगे है इसमें कोई भी मीनार नहीं है। और मीनार नहीं है, ये तो एक अनथिंकेबल सी चीज थी। सल्तनत काल से हमने देखा मीनार शुरू हो गई थी, कुतुब मीनार सल्तनत काल में बनी थी। तो इसमें बड़ा इमामबाड़ा में ना तो कोई गुंबद है और ना ही मीनार है। इसका जो पूरा का पूरा जो भार है, इसका जो पूरा का पूरा भार वो किसने लिया हुआ है? वो पूरा का पूरा जो भार है वो इसके दरवाजों पर, इसकी खिड़कियों पर और इसके जो कॉरिडोर है, गलियारा, उनके ऊपर टिका हुआ है। इसमें कोई पिलर भी नहीं है। याद रखिए, इस ढांचे का जो वजन है वो किसी स्तंभ के ऊपर भी नहीं है। इसमें कोई स्तंभ तक नहीं है, ना स्तंभ है, ना मीनार है, ना गुंबद है। ये बड़ा इमामबाड़ा के बारे में बहुत खास बातें हैं।
बड़ा इमामबाड़ा में 3 हॉल हैं बड़े बड़े। एक है चाइना हॉल, एक है पर्शियन हॉल और एक है खरबूजा हॉल। इसमें कुछ कुछ हमें जो पर्शियन आर्किटेक्चर है, पर्शियन स्थापत्य कला, उसके भी और मुगल आर्किटेक्चर के भी हमें कुछ ना कुछ वो देखने को मिलते हैं, उनके प्रभाव देखने को मिलते हैं। जो भूल भुलैया है वो एक तरह का मेज है, मतलब उसमें बहुत सारे दरवाजे इस तरह से एक दूसरे के साथ लगाए गए हैं कि जो व्यक्ति है वो खो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई नया व्यक्ति है तो वो खो जाएगा। इसके अलावा यहां पे कुछ भूमिगत सुरंगें हैं जो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली, फैजाबाद और इलाहाबाद तक जाती हैं। हालांकि इनमें से बहुत सारी सुरंगें बंद कर दी गई थी, क्योंकि कुछ, जब अंग्रेजों का राज था तो कई अंग्रेज ऐसे थे जो इन सुरंगों में गए लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए। इसके अलावा इन बिल्डिंग्स में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इनमें खड़े हो जाएंगे, इनके किसी भी हॉल में, और आप धीरे से बोलेंगे तो 50 मीटर दूर तक आवाज सुनाई देगी, बहुत दूर तक। अगर आप एक माचिस की तिल्ली भी जलाएंगे तो उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंजेगी। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बड़ा इमामबाड़ा की। यहां पे बहुत ही खूबसूरत झरोखा, झरोखा मतलब खिड़कियां, वो भी देखने को मिलती हैं। यहां पे देखिए एक झरोखा आप देख सकते हैं बड़ा इमामबाड़ा में। ये कितना खूबसूरत झरोखा है। और इसमें एक चीज नोट करिए, ये जो बना हुआ है, ये जो आकृति है, ये आर्क बने हुए हैं। ये जो ऊपर इस तरह से आर्क का डिजाइन बना हुआ है, ये भी एक विशेष महत्व रखता है। और इस आर्क में कितनी बार मुड़ी है ये जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये 9 कस्प हैं एक आर्क में, यानी 9 बार घूमी है ये। तो ये जो दरवाजे होते थे उनमें आर्क के 9 कस्प होते थे, 9 कस्प होते थे आर्क के। यहां भी देख सकते हो आप, ये जो बड़ा इमामबाड़ा का जो मेन गेट है, यहां पे भी अगर आप गिनो इन कस्प को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरे 9 हैं। अब बात करते हैं असाफी मस्जिद की, जो आप बिल्कुल इसके पीछे देख रहे थे बड़ा इमामबाड़ा के। इस मस्जिद को बोलते हैं असाफी मस्जिद। तो असाफी मस्जिद जो है वो इसके बाईं ओर पड़ती है बड़ा इमामबाड़ा के। यहां पे एकदम सीधी सीढ़ियां हैं। यहां पे मीनार भी मिलेगी आपको, बड़ा इमामबाड़ा में कोई मीनार नहीं थी। और यहां पे आपको गुंबद भी मिलेगा, बड़ा इमामबाड़ा में गुंबद भी नहीं था, यहां पे लेकिन गुंबद भी मिलेगा। इसके अलावा एक छोटी सी चीज और है जिसे बोलते हैं छोटा इमामबाड़ा। तो बड़ा इमामबाड़ा अलग है, छोटा इमामबाड़ा अलग है। छोटा इमामबाड़ा भी लखनऊ में है, और इस इमामबाड़े को भी एक शिया मुसलमानों के बैठने के लिए, प्रेयर करने के लिए बनवाया गया था। इसे मोहम्मद अली शाह ने बनवाया था, जो अवध के नवाब थे 1838 में। ये एक तरह से उनका प्राइवेट एक वो था प्रेयर हॉल, जहां पे वो और उनकी मदर दोनों का एक तरह से मकबरे का भी काम करता है। ये छोटा इमामबाड़ा जो है, जो नवाब थे अवध के मोहम्मद अली शाह और उनकी माताजी, उनको मरने के बाद यहीं पे दफनाया गया है, यानी उनका मकबरा, उनका मौजोलियम की तरह भी ये काम करता है। ये है लखनऊ का सबसे फेमस अवध आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल। इसको बोलते हैं रूमी दरवाजा। रूमी दरवाजा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लखोरी ईंटों का बना है। और आप इसमें देख सकते हो, यहां पे ये 3 गेट हैं, इनमें गाड़ियां आ रही हैं, और ये ऊपर वही आर्क बनाई हुई है, और इसमें भी 9 कस्प हैं। आप गिन सकते हैं यहां पे 9 कस्प हैं। रूमी दरवाजा को नवाब असाफुद्दौला ने ही बनवाया था सन 1784 में। इसमें भी लखोरी ईंटों का इस्तेमाल है, और इसमें ब्राउन लाइम का इस्तेमाल भी किया गया है। ब्राउन कलर का जो चूना पत्थर है उसका इस्तेमाल भी किया गया है। इसकी हाइट है 60 फीट। इसका जो सबसे ऊपर का हिस्सा है वो एक अष्टभुजी छतरी है, अष्टभुजी छतरी, जिसको स्टेयर केसेस से भी एक्सेस किया जा सकता है। यहां पे देखिए, ये जो सबसे ऊपर छतरी है, इसकी 8 भुजाएं हैं। यहां पे आपको फूल पत्तियों की आकृतियां भी देखने को मिलेगी। जो इसके अंदर की तरफ जो आर्क है, वहां पे फूलों की आकृतियां भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रूमी दरवाजा में, और वो है कमल के फूल के बने हुए ब्रॉड लोटस पेटल, जिन पे सॉलिड टूरेट यानी कि जो बुर्ज होते हैं वो भी बनाए गए हैं, और इन पे भी फूल पत्तियां बनाई गई हैं। मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, अगर हम दरवाजे के ऊपर देखें, इन आर्क की बात कर रहा था, ये 9 है, और ये जो है यहां पे ये है लोटस पेटल, कमल के फूल जैसी आकृतियां हैं। ये है ऊपर छतरी जिसमें अष्टभुजाएं हैं, 8 भुजाएं हैं। इसको बोलते हैं बुर्ज। ये जो थोड़े से उठे हुए चीजें हैं, इन्हें बोलते हैं टूरेट या बुर्ज। यहां पे काफी क्लियर है। ये देखिए, ऑक्टागोनल छतरी है, अष्टभुजी छतरी है। ये 8 भुजाएं हैं इस छतरी की।
तो इसमें मीनार भी है, गुंबद भी है, इसमें लोटस पेटल यानी कमल के फूल की जो पत्तियां होती हैं उसके जैसी आकृतियां भी हैं, इनमें बुर्ज भी है यानी टूरेट भी है। इसके अलावा यहां पे शाही बावली भी देखने को मिलेगी। शाही बावली कुछ नहीं होती, एक स्टेप वेल होता है। जब सीढ़ियां बनी होती है, आप उनसे सीढ़ियों से नीचे जाते हैं तो आपको पानी मिलेगा वहां पे नहाने के लिए। और गर्मियों के वक्त खासकर जो ये बावड़ी होती थी, बावलियां होती थी, इनका जो विशेष महत्व था। तो शाही बावली के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें गोमती नदी का पानी आता था, लखनऊ गोमती के ही किनारे है, और ये 5 मंजिला ये बावली थी। इसको शाही हमाम यानी कि शाही बाथ भी बोलते थे। यहां पे जो रानियां वगैरह थी वो भी काफी बात करती थी। इसको समर में ये काफी ठंडी रहती थी क्योंकि ये जमीन से थोड़ा नीचे की तरफ जाके बनती थी, 5-5 मंजिला, तो काफी ठंडक रहती थी इनमें। तो यहां पे काफी समय गर्मी के वक्त भी रानियां बिताती थी। इसके अलावा एक कैसर बाग पैलेस भी है यहां पे। कैसर बाग पैलेस वैसे तो तोड़ दिया गया है, आज उतना नहीं है ये, लेकिन ये वाजिद अली शाह ने बनवाया था कैसर बाग पैलेस। ये भी अवध आर्किटेक्चर का लखनऊ का बहुत शानदार एग्जांपल है। 1847 और 1856 के बीच में बनवाया था। वाजिद अली शाह थे लखनऊ के आखिरी नवाब थे, ये भी याद रखिए, वाजिद अली शाह। इसकी स्थापत्य कला देखें तो जो भी फोटो अवेलेबल है 1857 से पहले की, इसमें चार बाग की तरह आकृतियां थी यहां पे, और यहां पे 2 गेट थे जो बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, जिन्हें लाखी गेट बोलते थे। लाखी गेट इसलिए क्योंकि कई बार ऐसा माना जाता था कि यहाँ पे जो खर्चा हुआ था इन गेट्स को बनवाने के लिए, तो 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ था, इसलिए इन्हें लाखी गेट बोला जाता था। और जो 4 बाग एरिया था, जहां पे 4 बाग थे, वहां पे उसको परी खाना भी बोलते थे क्योंकि यहां पे रानियां रहती थी, तो परी खाना या एंजल स्पॉट बोलते थे। जो मेन गार्डन था उसके आसपास जो भी शाही जो लेडीज हैं उनके रेजिडेंस थे, और ये सारे जो रेजिडेंस थे ये 2 मंजिला थे। इनमें बहुत बड़ा कोर्टयार्ड था बैठने के लिए, काफी बड़ा कोर्टयार्ड था, आंगन था एक तरह से, लेकिन कोई विंडोज नहीं थी। याद रखिए, कोई भी विंडोज नहीं थी। जो कैसरबाग कॉम्प्लेक्स है उसमें 2 मार्केट थी, कप्तान बाजार और मीना बाजार। अगेन ये सिर्फ शाही लेडीज के लिए थी, जो राजसी महिलाएं थी सिर्फ उनके लिए थी। 1857 के बाद जो हमारी स्वतंत्रता की पहली जंग जिसे बोला जाता है, जो अंग्रेज थे उन्होंने कैसरबाग को पूरी तरह से तोड़ दिया। अब हम बात करते हैं, यहां पे हमारा जो उत्तर प्रदेश का जो एक आर्किटेक्चर है वो खत्म होता है, स्थापत्य कला खत्म होती है, लेकिन जो आधुनिक हम कला पढ़ रहे हैं तो उसमें कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो उत्तर प्रदेश में बहुत बाद में बनाई गई, और इनमें गोथिक आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। यह वर्ड मत भूलना, गोथिक। गोथिक का मतलब बेसिकली जो इंग्लैंड में, लंदन में, इंग्लैंड की राजधानी लंदन में, जैसे ये देखिए, इसको बोलते हैं सेंट पॉल्स कैथेड्रल। इसी तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। भारत में बहुत जगह देखने को मिलता है ये, जैसे चर्च गेट है मुंबई में, सीएसटी स्टेशन है जो वहां देखने को मिलेगा आपको। तो बहुत सारी जगह पे जो अंग्रेज थे उन्होंने अपनी तरह का जो स्थापत्य कला थी उसको थोपा। तो उत्तर प्रदेश में जो अंग्रेज थे उनका क्या क्या रोल रहा। उत्तर प्रदेश जो है ये आप जानते हैं इतना बड़ा इलाका था, तो अंग्रेजों का काफी विशेष इसमें रुचि थी। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अवध के राजाओं के डायरेक्टली कांटेक्ट में आई। सबसे पहले जो अवध के तीसरे नवाब थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उनके कांटेक्ट में आई। जो अंग्रेजों की स्थापत्य कला है उसका जो प्रभाव है उत्तर प्रदेश में जो चर्च बने हुए हैं उनमें देखने को मिलता है। जो वहां पे शैक्षिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वहां देखने को मिलता है, सरकारी बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है, प्रशासनिक बिल्डिंग्स में देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो इलाहाबाद है, वहां पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, उनके जो बिल्डिंग है ये सब कॉलोनियल आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है जो ब्रिटिशर्स ने बनवाए हैं। और जो ऑल सेंट्स कैथेड्रल है यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऑल सेंट्स कैथेड्रल, ये 13वीं शताब्दी का जो गोथिक स्थापत्य कला है उसका एग्जाम्पल है। इसको सर विलियम एमरसन ने डिजाइन किया था। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को डिजाइन करा था विलियम एमरसन ने ही। और विलियम एमरसन जो थे ये बहुत माने हुए एक वो थे, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट थे। और विलियम एमरसन जो थे इन्होंने कलकत्ता का विक्टोरिया मेमोरियल और मुंबई की क्राफोर्ड मार्केट उसको भी डिजाइन किया। इनमें भारतीय और मिस्र की और गोथिक स्टाइल सबका मिश्रण देखने को मिलता है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है उसको विलियम एमरसन ने डिजाइन किया था। इसके अलावा इलाहाबाद में एक मेयो मेमोरियल हॉल है, ये इसमें भी अंग्रेजों की स्थापत्य कला देखने को मिलती है।
मेयो मेमोरियल हॉल जो है इलाहाबाद में, ये 1879 यानी 1879 में आर रॉस्कल बेन ने बनाया था, बिल्ड किया था। इसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी का जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है, जो अंग्रेजों की स्थापत्य कला है, वो देखने को मिलती है। ये थॉर्नहिल और मेन मेमोरियल लाइब्रेरी के बिल्कुल पास है ये मेयो मेमोरियल हॉल। ये हॉल जो है, इसमें 180 फीट की एक टावर है बहुत ऊंची, और इसके जो इंटीरियर हैं ये डिजाइन किए गए थे प्रोफेसर गैम्बल द्वारा, जो साउथ कैनिंगस्टन म्यूजियम लंदन से आए थे। वाइसरॉय मेयो, जिनका असैसिनेशन कर दिया गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनकी याद में इसका नाम मेयो मेमोरियल हॉल रखा गया था। अभी वाराणसी में एक संस्कृत कॉलेज है। वो संस्कृत कॉलेज की जो मौजूदा बिल्डिंग है वो भी गॉथिक स्टाइल में बनाई हुई है। सन 1916 में जो वाइसरॉय थे भारत के, लॉर्ड हैडिंग, उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का निर्माण भी स्टार्ट करवाया था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसमें मदन मोहन मालवीय जी का बहुत बड़ा रोल था, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चर है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा लखनऊ में जो राजभवन है, राजभवन बोलते हैं जहां पे गवर्नर रहता है, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। राजभवन को बोलते थे कोठी हयात बख्श, कोठी हयात बख्श। इसको डिजाइन किया था मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने। मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन ने इसको अपने निजी गृह निवास की तरह डिजाइन किया था, लेकिन भारत की आजादी से पहले कोठी हयात बख्श को एक सरकारी घर डिक्लेयर कर दिया गया था, और यहां पे जो यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा एंड अवध है उसका गवर्नर रहा करता था, और स्वतंत्रता के बाद इसका नाम राजभवन कर दिया गया था। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का विधान भवन है, जिसमें दोनों लेजिस्लेचर हैं, जिसको हम काउंसिल हाउस भी बोलते हैं, ये 1922 में स्टार्ट हुआ था बनना सर हारकोर्ट बटलर द्वारा। सर हारकोर्ट बटलर, इसको बनने में 6 साल का समय लगा, और ये मिर्जापुर के पत्थरों का बना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है विधान भवन। इसके अलावा लखनऊ में और भी छोटी छोटी इमारतें हैं, जैसे एक इमारत है जिसको बोलते हैं लखनऊ जीपीओ। ये एक समय में रिंग थिएटर होती थी, यहाँ पे नाट्य होते थे, कई तरह के नाटक होते थे, और इसको जो अंग्रेज थे अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश फिल्में दिखाई जाने लगी, इंग्लिश ड्रामा दिखाई जाने लगे, तो ये भी एक ब्रिटिश आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो ला मार्टिनेर स्कूल है, ला मार्टिनेर स्कूल, दिलखुश पैलेस, लाल बाग मेथोडिस्ट चर्च, द रेजिडेंसी, इनमें भी ब्रिटिश आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। मेरठ में एक जगह है जिसको बोलते हैं बेगम समरू चर्च, ये सरधाना नाम की जगह में है मेरठ में। यहां पे भी रोमन कैथोलिक चर्च और यूरोपियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। सो ये था उत्तर प्रदेश का आधुनिक कला कंप्लीट। अब आप कला संस्कृति में काफी अच्छा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे होंगे, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश का जो कला और संस्कृति है कितनी विशाल है, कितनी व्यापक है। और अभी तो सिर्फ स्थापत्य कला, मैंने आर्किटेक्चर खत्म करा है, अभी तो पेंटिंग, डांस, म्यूजिक, उत्तर प्रदेश का संगीत, वहां के नृत्य, बहुत कुछ हमें पढ़ना है। तो आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे। जो मेरी कवरेज है इसकी, कला और संस्कृति जारी रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।